हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस टॉपिक की कन्वर्जेंस या लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। हम दो तीन टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस लेंगे जिससे हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइंड हो जाएगा। फिर एक दो कंफ्यूजिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेंगे। तीसरा एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में आते हैं। हालांकि आने को हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जितने हम लोग यहाँ पर करेंगे। अच्छा देखिए, इससे पहले हम लोग ने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के ऊपर क्या डिस्कस किया था कि कोई भी सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस के टर्म जिस पॉइंट की ओर अप्रोच करेंगे, जिस फिक्स पॉइंट की ओर अप्रोच करते हैं, वो उसका लिमिट होता है। अगर ये लिमिट कोई फाइनाइट और यूनिक वैल्यू हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्ज कहते हैं और उस पॉइंट को कन्वर्ज पॉइंट या लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। दूसरी चीज, अगर ये कन्वर्ज जो हो, जिस पॉइंट को अप्रोच करे, ये कोई पॉइंट ना हो, जबकि ये हम अप्रोच करने का क्या मतलब है, जितनी इस सीक्वेंस के टर्म्स बढ़ाते जाए तो उस पॉइंट के करीब जाए, लेकिन वो किसी पॉइंट के करीब जाने की जगह जितना सीक्वेंस के टर्म्स बढ़ाओ उतना वो सीक्वेंस के टर्म्स भी बढ़ते चले जाए। मतलब हम n को बढ़ाएं और सीक्वेंस के टर्म्स भी बढ़ते चले जाएं, मतलब इनफाइनाइट की ओर अप्रोच हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। और अगर कन्वर्ज कहीं पे फिक्स ना हो, यूनिक नहीं हो, वो लगातार चेंज होता रहे, या फिर हमारे सीक्वेंस के टर्म मतलब बिना किसी पॉइंट को अप्रोच करते हुए रेंडमली ऐसे किसी फिक्स पॉइंट या इनफाइनाइट पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करते रहे, तो ऐसी सीक्वेंस को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी सीरीज। आगे बात समझ में? अच्छा, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग ने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहली चीज, अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का कन्वर्ज पॉइंट कह दिया या फिर ये कह दिया कि फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, दोनों चीज का एक ही सेंस है। जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं कि फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाइड दैट सीक्वेंसेस आर कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और ऑसिलेटरी। मतलब बताना, इसकी लिमिट निकालनी है और लिमिट देख के बताना है कि ये कैसा है नेचर में। सीक्वेंस दे रखे हैं n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 3। अब इसकी लिमिट लेंगे, तो इसमें लिमिट निकालने का क्या तरीका है, यहां पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा होगा, तो मतलब कोई कॉमन फैक्टर कट कर लेते हैं। तो ऊपर से देखिए n स्क्वायर की वजह से बन रहा था तो उसको ले लिया, और नीचे से भी हमने क्या ले लिया, n स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तभी तो कटेगा। 2 अपॉन n और प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और इस पे लिमिट अप्लाई कर दिए। लिमिट मींस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ऊपर तो बन गया क्या, 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 0, और ये 0 और प्लस 0, मतलब ये लिमिट अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। ये इसकी लिमिट किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट की ओर। आईटी में समझे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, दैट मींस आवर गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जिंग सीक्वेंस। ये कैसा सीक्वेंस है, डाइवर्जेंस। बहुत खराब शुरुआत हुई, पहले सीक्वेंस क्या आया, डाइवर्जेंट सीक्वेंस आया हम लोगों का, और डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, एक इसी में और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रहे थे, पहला क्वेश्चन जो दिए थे सिंपल है ये वाले, 1 अपॉन 1 प्लस n, इस पे लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट 1 प्लस 1 अपॉन n, तो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे लगाएंगे तो 0, तो इसकी लिमिट कितनी है, 1। ये फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है ना, 1 एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है, तो मतलब हमारी ये दी गई सीक्वेंस है कन्वर्जेंट, और लिमिट है 1 मतलब कन्वर्जेस टू 1। सिंपल सी चीज। अच्छा, ये क्वेश्चंस किसी को भी कंफ्यूजिंग नहीं लगते हैं, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी किसी को चलो इसको बाद में लेते हैं, इसको बाद में लेते हैं। कंफ्यूजन कहां से स्टार्ट होता है, कंफ्यूजन स्टार्ट होता है जब एक ऐसी सीक्वेंस दी जाती है, -1 की पावर n और अपॉन में n। अब कहते हैं इसमें लिमिट लगाओ, तो हम लगा भी देते हैं लिमिट, तो -1, अब लिमिट की इनफाइनाइट वैल्यू लगाते हैं
तो डिनोमिनेटर हमें पता है कि n की वैल्यू चेंज करने से या तो माइनस होगा या प्लस होगा। तो आप अगर इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेंगे तो न्यूमरेटर जो आपका है वो -1 हो सकता है या +1, और न्यूमरेटर क्या होगा, इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेगा, अप्रोचेस टू द इनफाइनाइट। और अगर न्यूमरेटर इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेगा तो चाहे -1 हो और चाहे +1 हो, दोनों केस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी सीक्वेंस की लिमिट जो आ रही है एक फाइनाइट और यूनिक आ रही है। इसका क्या सेंस है, अगर फाइनाइट और यूनिक आ रही है तो मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, एक कन्वर्जिंग सीक्वेंस है और कन्वर्जेस टू 0। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर देते हैं, देखिए इसको हमने कहा कन्वर्जिंग सीक्वेंस है, इसी तरह से ऐसे दे देते हैं -1 की पावर n +1 अपॉन n। इसमें कहते हैं लिमिट अप्लाई कर दो, आप भी करते हो, हमने कर दिया। इसको यहां पर कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू लिमिट -1 की पावर n +1 अपॉन n। अच्छा, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको थोड़ी देर रखिएगा, -1 और +1 प्लस इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0, मतलब लिमिट क्या आई, -1 और +1। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी सीक्वेंस की जो लिमिट आई है वो यूनिक नहीं आई है, यूनिक नहीं आई है। कैसी आई है, इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रही है। मतलब अगर आप इस सीरीज को इस सीक्वेंस को इनफाइनाइट तक अप्रोच करेंगे तो वो लिमिट कोई फिक्स नहीं होगी, वो -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। तो यहां पर फाइनाइट तो है लेकिन कोई फिक्स नहीं है, मतलब एक यूनिकनेस नहीं है। इसलिए इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉट अ कन्वर्जिंग, आल्सो नॉट अ डाइवर्जिंग। क्यों डाइवर्जिंग नहीं है, क्योंकि ये किसी ऐसा नहीं कि इनफाइनाइटली एक्सपैंड होती चली जा रही है, ये घट रही बढ़ रही है, घट रही है बढ़ रही है, ऐसे है। और लेकिन किसी घट बढ़ के भी किसी एक फिक्स पॉइंट की ओर नहीं जा रही है। देखिए ये चीज को मेंशन करने के लिए आज हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अभी ये चीज भी बताइए कि घट बढ़ के भी कैसे सीक्वेंस कन्वर्जिंग हो जाती है और ये क्यों नहीं हुई। देखिए इसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट की ओर अप्रोच कीजिए तो ये या तो -1 की ओर भी अप्रोच करती है, +1 में लगातार ऑसिलेट करती रहती है। इसलिए इस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस, क्योंकि यहां पर हमारी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑसिलेटरी एंड ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड +1। तो अगर ये ऑसिलेट कोई दो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में कह रही है तो इसको हम लोग कहते हैं फाइनाइटली ऑसिलेटिंग। अच्छा, फिर लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपने यहां को कह दिया कि लिमिट ऑफ -1 की पावर n इज नॉट अ यूनिक, देन व्हाई आर यू नॉट सेइंग हियर, आपने इसको यहां क्यों नहीं कहा। तो मैथमेटिकली अगर आपको देखना है तो सिंपली मैंने लिखा ना, यहां पे भी वही चीज लिखी, वहां पे भी। यहां पर -1 की पावर n पे सीक्वेंस की लिमिट डिपेंड ही नहीं की, चाहे मैंने कहा ये आए और चाहे ये आए, दोनों पे वो ये चूंकि n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो हमें वैल्यू 0 मिल जाएगी। यहां पर इस चीज पे डिपेंड कर रही थी, क्योंकि ये 0 हो गया तो या तो ये वैल्यू आ रही है या तो ये वैल्यू, तो मतलब यहां पर अनयूनिकनेस है। अच्छा, इसी चीज को आप ग्राफिकली समझो। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि a sequence is said to be converging if it approaches to a point, fixed point, मतलब उसकी डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से कम होनी चाहिए। इस सीक्वेंस में क्या है, इस सीक्वेंस के टर्म कैसे आएंगे, 1 रखोगे तो कितना आएगा, -1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो -3/2, फिर 5/3/2 और फिर कितना आ जाएगा, कितना अब की रखना था मैं भूल गया, सॉरी ये माइनस का फिर से एक बार कर लेते हैं। 1 रखा तो -1, 2 रखा तो 1/2, 3 रखा तो -1/3, 4 रखा तो 1/4। अच्छा, इस तरीके से आगे बात समझ में। तो अभी आप कई लोगों को क्या लगा कि कन्वर्जिंग का मैं सेंस बता रहा हूं कि एक पॉइंट को अप्रोच करना चाहिए, मतलब एक 0 की ओर और करीब। अच्छा, आपने इस सीक्वेंस को देखा और आपको अप्रोच नहीं दिखा, क्यों, अभी देखिएगा, क्योंकि आपने इस तरीके से इसको देखा ही नहीं। ये 0 है,
ठीक है। अप्रोच का क्या मतलब है कि जीरो से लगातार सीक्वेंस के टर्म्स की डिस्टेंस कम होनी चाहिए। x1 कितना आया है -1, तो इतनी डिस्टेंस को 1 ले, ये -1 आया है x1। x2 कितना आया है प्लस का 1/2, तो अगर इतना -1 लिया है, इतना -1 लिया है, तो इसका हाफ मतलब यहां पे प्लस का 1/2 ले लेते हैं x2। x3 कितना है 1/3, ये अगर इतना है तो ये और करीब पहुंच गया होगा, और ज्यादा नहीं बनाएंगे नहीं तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना, -1/3। अब देखिए मेरी बात सुनिए, फर्स्ट टर्म और जीरो के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट, सेकेंड टर्म और उसके बीच की डिस्टेंस हाफ यूनिट, थर्ड 1/3। तो देखिए लगातार जीरो से डिस्टेंस कम हो रही ना, तो मतलब सीक्वेंस की टर्म जीरो की ओर अप्रोच कर रहे हैं ना, तो मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, ये सीक्वेंस है कैसी है, कन्वर्जिंग सीक्वेंस, क्योंकि इट इज ट्राइंग टू कन्वर्ज जीरो। अच्छा, इस सीक्वेंस को अगर आप देखो, आई होप समझ आ गया होगा, इस वाली सीक्वेंस n की वैल्यू 1 रखोगे आप तो ये हो जाएगा 1 + 1 मतलब आ जाएगा x1 आ जाएगा 0, 2 रखो तो प्लस का 1 3/2, आगे का समझ में कितना आ गया 1, एक बार फिर से मन में कर लेते हैं 1 3/2, 3 रखते हैं तो -1 प्लस का 1/3, तो माइनस का 2/3। फिर आगे आप रखिए 4 रख दीजिए, तो ये प्लस का 1 और 1/4 5/4, आगे बढ़ते रहिएगा, मतलब 0 1.5 माइनस का 0.67 5/4, ये हो गया 1.25। अब इस सीक्वेंस के टर्म्स को देखिए, x1 कितना आया, ये 0 आया, x2 आया 1.5, अच्छी बात है, x3 फिर यहां पे कहीं आ गया, x4 आप देखो यहां पर कहीं आ गया, तो इसका किसी एक देखो, अभी आप कहोगे कि क्या इसका जीरो की ओर अप्रोच है, देखो क्योंकि ये सीक्वेंस ऐसा लग रहा है ना कि घटती जा रही डिस्टेंस, लेकिन इसका जीरो की तरफ भी अप्रोच नहीं, क्यों, सबसे पहले टर्म की जीरो से डिस्टेंस 0 यूनिट थी, फिर अगले की क्या हो गई 1.5 हो गई मतलब 1.5, और अगले की क्या हो गई 0.67, मतलब पहला तो जीरो के बिल्कुल करीब, फिर दूर गया, थोड़ा करीब आया, फिर दूर हो गया, इसकी कंपेयर में फिर दूर हो गया, तो मतलब इसका किसी एक फिक्स पॉइंट पे अप्रोच नहीं है, जबकि ये सीक्वेंस कैसी है, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, मतलब इसका किसी फिक्स पॉइंट पे अप्रोच नहीं है, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम इसको देखो तो ये इनफाइनाइटली एक्सपेंड भी होती नहीं जा रही है। हाँ, निगेटिव वाले टर्म जा रहे हैं किसी पॉइंट की ओर, तो मतलब इसका किसी एक फिक्स पॉइंट की ओर अप्रोच नहीं है, निगेटिव वालों को हमको लगता है -1 की ओर है, और पॉजिटिव वाले का +1 की ओर है ना, इसके -1 की ओर है और इसका +1 की ओर है, पॉजिटिव टर्म्स का अप्रोच +1 की ओर है, तो ये देखिए वही लिमिट भी आई है। आगे बात समझ गए नहीं, ये चीज आई होप समझ आ गई होगी कि माइनस प्लस वाले देखो घटते जा रहे हैं 1 की ओर, और निगेटिव वाले बढ़ते जा रहे हैं -1 की ओर, तो इसीलिए ये सीक्वेंस कैसी है, एक फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। और अब इसी में एक होता है इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होती है, जैसे ये सीक्वेंस आप ले लीजिए, इसकी आप लिमिट निकालोगे तो क्या आएगी, +इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट, तो ये सीक्वेंस जो है इनफाइनाइट, और इसके जो पॉजिटिव टर्म होंगे इसमें अल्टरनेट टर्म्स आते हैं ना, एक पॉजिटिव आएगा दूसरा निगेटिव, इवन वाले पॉजिटिव और ऑड वाले निगेटिव, तो जो पॉजिटिव वाले टर्म होंगे वो +इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेंगे और ये -इनफाइनाइट की ओर। चलो, ये हम लोग का मेन टॉपिक नहीं था, बस मेरा टॉपिक वही था कि मैं ये समझा पाऊं कि ये वाली सीक्वेंस और वो जो कन्वर्ट होती है -1 की पावर n वाली सीक्वेंस, वो एक दूसरे से डिफर कैसे होती है। अच्छा, अगली चीज और इसको कुछ लोग सीरीज से भी टेस्ट कर लेते हैं, मतलब जैसे ये वाली सीक्वेंस ली थी तो इसको कहते हैं कि रेशियो टेस्ट लगा लो, ये इसका un हो गया, un+1 निकाल लो, तो -1 की पावर n+1/n+1, और फिर लिमिट ऑफ un+1 निकाल लो, तो -1 की पावर n
और अपॉन में ये हमको लगता है 1 ही आ जाएगा, तो वो मत कीजिएगा, आप देख लीजिएगा। मतलब जिन सीक्वेंसेस में लग जाता है उनमें हम लोग रेशियो टेस्ट लगा लेते हैं और आ जाती है। तो रेशियो टेस्ट लगाने से क्या होता है कि अगर कोई सीरीज जैसे कन्वर्जेंस आई, कोई सीरीज मतलब सीरीज का आप कोई भी टेस्ट लगा सकते हो, रेशियो ने तो लेबनीज तो यहाँ पे लग ही जाता। ये वाली अगर सीरीज आप लेते तो आपको लेबनीज से कन्वर्जेंट मिल जाती, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये अगर कन्वर्जेंट मिल जाए तो अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो जिस सीक्वेंस की सीरीज है उसकी कन्वर्ज पॉइंट 0 हो जाएगी। तो लोग ऐसे भी टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये सीरीज आप बताइए क्या होगी, सॉरी सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कैसी होगी? तो इस सीक्वेंस को पता करने के लिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो इसका लिमिट कुछ बिगाड़ेगा नहीं, 0 और प्लस ये -1 और +1 और अपॉन ये n इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेगा। तो मतलब ये चाहे -1 आए चाहे +1 आए कोई डिपेंड नहीं करेगा, ये इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेगा तो 0 1। तो मतलब दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू 1। आई होप ये -1 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये टॉपिक लेने के पीछे का मेन यही एम था कि समझाया जा सके कि कैसे हम लोग को क्वेश्चंस करने होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसी तरह एक और कर लेते हैं सीक्वेंस। ये वाले क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, साइन n पाई। अब कहते हैं इसको बताइए, साइन n पाई आ जाए, कॉस n पाई आ जाए, है ना? तो इन सीक्वेंसेस की देखिए, इन सीक्वेंसेस में आप n को जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे, n पाई नहीं कर लो इसको, n पाई कर लो या कुछ भी कर लो, n पाई अपॉन 4 कर लो, कुछ भी कर लो। अच्छा, कुछ भी हो या फिर केवल साइन n हो, बात ही खत्म कीजिए। साइन n है, देखिए इसमें क्या होगा, साइन n है, इस सीक्वेंस में आप n को बढ़ाएंगे तो बढ़ता रहेगा, कब तक? 0 से π/2 तक, और बढ़ाएंगे तो π/2 से पाई पर घटेगा, फिर पाई से 3π/2 पे क्या रहेगा, सॉरी हाँ π/2 से पाई पे घटेगा, फिर पाई से 3π/2 पे क्या होगा, निगेटिवली इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में क्या होता है कि साइन का जो सीक्वेंस बनता है, साइन का जो फंक्शन होता है वो किसी एक पॉइंट की ओर कन्वर्ज नहीं करता है, वो इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा, 1 तक इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी एक फिक्स पॉइंट की ओर वो कन्वर्ज नहीं करता है, जबकि वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि वो एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है, किसके किसके बीच में, -1 to +1। तो ये एक फाइनाइटली ऑसिलेट है, tan वाला जो है वो इनफाइनाइटली ऑसिलेट करता है। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, चलिए ये सब तो हो गया। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि where a sequence is defined as a1 is equals to 1 and an plus 1 is equals to, then find out the limit of this sequence। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए a1 is equals to 1 दे रखे हैं ये, इसमें पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिट, अगर आपका सीक्वेंस कोई कन्वर्जिंग सीक्वेंस है, कोई भी आपकी कन्वर्जिंग सीक्वेंस है, तो उसके आप कोई भी वेरिएबल टर्म ले लीजिए। वेरिएबल टर्म का मतलब क्या है, an ले लो, am ले लो, an+1 ले लो, a2n ले लो, और इसमें जो वेरिएबल है इसको इनफाइनाइटली अप्रोच कर दीजिए, तो सबकी वैल्यू बराबर ही आएगी, क्योंकि लिमिट का यही सेंस है कि कोई भी वेरिएबल टर्म लो और उसमें की वेरिएबल को एज इंक्रीज, हाउ मच यू कैन इंक्रीज कर दो, तो वो एक फिक्स पॉइंट को अप्रोच करे। जैसे यहां पर वेरिएबल कौन है, n, यहां पर m, यहां पर n, भले ही n+1 है लेकिन वेरिएबल तो सिर्फ n है ना, यहां पर भी n। तो इसलिए लिमिट ऑफ an+1 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ an होगा। लेट अस सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू L। अगर हमारी सीक्वेंस an L की ओर कन्वर्ज करेगी तो लिमिट ऑफ an+1 इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ an इक्वल टू an। तो अब इसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट ऑफ an+1 लिमिट ऑफ
2an। चलो इस पे लिमिट लगाएंगे l, इधर 2 पे लिमिट नहीं रखेगा, जब an पे लिमिट लगेगी तो 2 प्लस n। आगे बात समझे, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसके फैक्टर बन जाएंगे l माइनस 2 और l प्लस 1 ना, l प्लस 1, हाँ है ना, इक्वल टू 0। तो मतलब l की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो 2 और -1। लेकिन रुकिए, अभी यहां पर देखिए ये a1 इज इक्वल टू 1 दिए हैं, और अगर आप सीक्वेंस देखिए an प्लस 1 2 प्लस an, मतलब हर एक टर्म उसके प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड करके उसका रूट लेने पर मिल रहा है। इसका क्या सेंस है, आप ये समझिए कि अगर कोई भी, और सीक्वेंस स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से, तो मतलब यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू में 2 ऐड होगा तो क्या होगा, और बड़ा पॉजिटिव बनेगा, आई बात समझ नहीं, और उसका रूट लेंगे। देखिए 1 से बड़ी वैल्यू 2 में ऐड करके उसका रूट लेंगे, तो वो जो पहले की वैल्यू रही होगी ये उससे बड़ी वैल्यू ही हमें देगा। आ रही बात समझ में, मतलब यहां पर क्या होगा कि an जो होगा, क्योंकि an 1 था और उसके बाद आपने 1 रखोगे तो 3 आएगा, √3, और पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी। तो अब अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू आप 2 में ऐड करके उसका रूट लेंगे, तो जो वैल्यू 2 में ऐड की है उससे वो क्या देगा आपको, देखिए तो इसका क्या सेंस आया कि आपकी सीक्वेंस या तो 2 की ओर अप्रोच करेगी या -1, मतलब या तो इस सीक्वेंस का जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, मतलब जो n की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मिलेगा, वो या तो 2 होगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगी सीक्वेंस 2 तक जाएगी, और या तो -1 होगा। अच्छा आप देखो 2 प्लस an, अब अगर an कभी -2 हो तो an 0 पहुंचेगा। देखो 1 पहला टर्म है, तो -1 तक जाने के लिए क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, बात समझ रहे ना। तो डिक्रीज करेगा, 1 से -1 तक डिक्रीज करेगा, तो बीच में 0 भी आएगा। 0 आने के लिए an को कितना होना पड़ेगा, -2, मतलब हमारे सीक्वेंस के किसी टर्म को -2 होना पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं ये 1 से -1 तक ही जाएगा, तो -2 कोई सीक्वेंस का टर्म नहीं होगा, तो मतलब 0 आया नहीं होगा, इसलिए हमारी सीक्वेंस सिंस लिमिट डज नॉट इक्वल टू -1, so लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज 2। तो हमारी सीक्वेंस की लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू 2। आगे बात समझ में, तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, या फिर आप 2 को ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते थे कि ये 1 से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा, मतलब 2 से बड़ी नहीं होनी। और अब आप यहां पर देखो 2 प्लस अगर आप देखो तो इसमें 1 रखेंगे और 2 तक अप्रोच करेंगे, तो मतलब बढ़ते जाएंगे। अब 1 से बड़ी और 2 से छोटी, मतलब 1 से 2 के बीच में अगर कोई भी an की वैल्यू रखेंगे तो ये बड़ा मिलेगा, और ये क्या है, ये an है, और ये an का नेक्स्ट टर्म है, तो मतलब an से बड़ा an प्लस 1 मिलेगा, मतलब हमारी सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। आगे बात समझ में, कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, इंक्रीजिंग, और -1 पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को ये कौन सा 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू 2 ही जस्टिफाई करेगी। आगे बात में 2 दोनों तरफ से जस्टिफाई कर रहा है, हम ये नहीं करेंगे 2 लिमिट लेके चेक करो, मतलब अगर 2 लिमिट हुई तो 1 से 2 के बीच की वैल्यूज होगी और हमारी सीक्वेंस इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज ही करके वो 2 तक पहुंच भी सकती है। तो ये इसका सेंस था।
तो इस तरीके से हमारे सीक्वेंस की लिमिट 2 आ जाती है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको करने का कोशिश कीजिएगा, चाहे मोनोटोन की मदद से या फिर जो भी लिमिट आए उसमें से किसी एक को चेक कर लीजिए कि वो पॉसिबल नहीं होगी। और या तो दूसरी चीज होती है कि कभी कभी सीक्वेंस इजीली मोनोटोन बन जाया करती है, तो मोनोटोन की मदद से भी आपको पता चल जाता है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो तो फिर क्या होगा? अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, बात समझ आ रही ना? तो अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आपको जैसे दो वैल्यूज मिली थी, आपको पता होगा कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो आपको पता है कि एक वैल्यू इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाएंगे सीक्वेंस भी बढ़ेगी। तो 1 पहला टर्म हो गया, तो अब आगे बढ़ के -1 तो मिल नहीं सकता, 2 हो सकता है। अच्छा, यहां पर चूंकि जरूरी नहीं था, क्योंकि हम an के बारे में कुछ कह नहीं सकते थे, अगर an 2 से बड़ा हो सकता था तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी बन सकती थी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये भी सीक्वेंस होगी इंक्रीजिंग, लेकिन हम लोग ग्रेटफुली कह नहीं सकते थे, मतलब पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते थे कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही होगी फॉर ऑल ans, है ना? क्योंकि अगर an की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी तो फिर ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर 2 से बड़ी होनी नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट l = 1 है और लोअर लिमिट 1 है, तो 1 से 2 के बीच के लिए तो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग ही होगी। तो इस तरीके से कुछ सीक्वेंस टॉपिक हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की यहाँ पर कोशिश की, जिनको आप देखिएगा और बताइएगा अगर कोई आपको कमी लगे या फिर और क्वेश्चंस को सम्मिलित किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।